Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, इसका हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की डेफिनेशन और साथ प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस को तफसील से स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, असल में हमारी जो बायोलॉजी की न्यू बुक है फर्स्ट ईयर की, इसके जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं ये ह्यूमंस के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के हवाले से हैं, जिनके अंदर एक इंसान के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स की जो है वो तफसील दी गई है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया। इस चैप्टर के अंदर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। इससे अगले चैप्टर के अंदर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे और फिर उससे अगले चैप्टर के अंदर हम ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम को तफसील से डिस्कस करेंगे। बच्चों, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है आप इसको देखें। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो असल में एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। और ये एक ऑर्गन सिस्टम जो होता है बच्चों वो क्या होता है, वो कई सारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह बच्चों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये भी एक ऑर्गन सिस्टम है और ये भी कई सारे ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। अगर आप बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से तफसील से स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे बुनियादी लेवल है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एटम है। एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो बच्चों वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो मिलकर बनाते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। अब बच्चों ऐसे एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं उनको हम नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स का। जब ये बायो एलिमेंट्स आपस में आयोनिक बॉन्ड या फिर कोवलेंट बॉन्ड के जरिए मिलते हैं तो बच्चों ये बनाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। जब काफी सारे बायोमॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से बनती है ऑर्गेनाली। ऑर्गेनालिस बच्चों जब आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बनता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल। सेल्स के आपस में मिलने से टिश्यू बनता है, टिश्यू के आपस में मिलने से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन्स के आपस में मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल बनता है, एक जानदार बनता है, ठीक है। तो बच्चों असल में जिस तरह इंसान के अंदर वाकई बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इसी तरह ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये भी एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि कई सारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, इसका फंक्शन है रेस्पिरेशन। क्या है बच्चों, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जो है बच्चों वो होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको बच्चों आए हम तफसील से जो है वो देखते हैं। बच्चों, मैंने आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो है बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है वो एक स्लाइड जो है वो शो कर दी है, आप लोग इसको देख सकते हैं। बच्चों रेस्पिरेशन जो है ना, अगर आप इसको जो है वो ब्रॉडली देखें कि रेस्पिरेशन आखिर है क्या, तो बच्चों हम रेस्पिरेशन को कहते हैं, रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का तबादला। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। और बच्चों अगर मजीद ब्रॉडर टर्म में देखें कि कौन सी गैसेस का एक्सचेंज बच्चों, तो गैसेस का इस तरह से एक्सचेंज हो जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो इन हो, ऑक्सीजन अंदर आए, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो बच्चों, आउट हो, ये बाहर जाए, ठीक है। तो इस तरह का जो गैसियस एक्सचेंज है इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब बच्चों रेस्पिरेशन की ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है, कि ये जो रेस्पिरेशन है ये कहां पर हो रही है, इस बुनियाद पर इसकी 2 ब्रॉडर टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक को हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। बच्चों ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है इसे हम ब्रीथिंग का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों, ब्रीथिंग का नाम भी देते हैं, सांस लेना, ठीक है। अब देखें बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है ये असल में इसी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के गिर्द जो है वो घूमेगा। हम इस चैप्टर के अंदर इसी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को तफसील से देखेंगे। बच्चों देखें मैंने सांस अंदर लिया और मैंने सांस बाहर निकाला, ठीक है। सांस अंदर लेने के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इंस्पायरेशन, इसे हम इनहेलेशन भी कहते हैं, और सांस बाहर निकालने के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एक्सपायरेशन, इसे हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसकी जो तफसीलात हैं उसको हम आगे इस चैप्टर के अंदर जो है वो देखेंगे। तो बच्चों बाहर से, माहौल से ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेना और जिस्म के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाता है, दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये बच्चों क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ठीक है। अब बच्चों इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होती है, इंटरनल रेस्पिरेशन में बच्चों ब्लड और बॉडी के सेल्स के दरमियान, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज होता है। अब ब्लड के अंदर ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आपको पता है कि हमारे जो ब्लड है उसके अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। हर एक का अपना अपना फंक्शन है। हम इनकी जो तफसील है वो चैप्टर नंबर 11 के अंदर जो है वो तफसील से देखेंगे। तो जब ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, ठीक है, इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर कसीर तादाद के अंदर यहाँ पर हीमोग्लोबिन पड़ा होता है।
और हीमोग्लोबिन बच्चों क्या है, ये एक रेड कलर का ठीक है पिगमेंट है। ठीक है, हम इसकी जो तफसील है वो भी आगे देखेंगे, हीमोग्लोबिन है क्या चीज और वो बनता कैसे है। ठीक है, जब हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पढ़ेंगे ना इस चैप्टर में, वहां पे हम इसको देखेंगे। बच्चों जो हीमोग्लोबिन है ना, जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होता है, इसके पास से सलाहियत होती है कि ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड कर सकता है। इसको भी हम आगे तफसील से देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हमारे खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स के पास जो हीमोग्लोबिन है उसके पास ऑक्सीजन है। हमारे बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, वहां से ऑक्सीजन को लेते हैं और बदले में ठीक है उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं बच्चों, अपनी सेल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं बच्चों, उस ऑक्सीजन को वो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन बच्चों क्या किया जाता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है और तोड़कर इसे क्या बनाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बच्चों, इससे वाटर बनता है। साथ एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने से 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जब ग्लूकोज को सेल जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ेगा और इसको तोड़कर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। वाटर तो देखें सेल के अंदर जो है वो साइटोसोल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, एटीपी जो है वो इस्तेमाल हो जाएंगे। अब बचा कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों ये जो सेल है ये क्या करेगा, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। ठीक है, बाहर से इसने ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन को लेकर बच्चों इसने सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के नतीजा में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी उसको इसने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो बच्चों अब ब्लड और बॉडी सेल्स के दरमियान जो गैसियस एक्सचेंज है इसको हम नाम देते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो बच्चों एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन के दरमियान क्या फर्क होता है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों के लिए कोर्स स्लाइड शो कर रहा हूँ बच्चों। दिस इज इंटरनल रेस्पिरेशन एंड दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें बच्चों ये खून की नाली है, ब्लड वेसल है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों ठीक है ये बॉडी के सेल्स हैं। यहाँ पे देखें हो क्या रहा है, ये जो ब्लड है यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है बॉडी के सेल्स में। अब ये उसको बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज को जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़कर उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बनती है। तो वाटर को बच्चों जो है वो सेल जो है वो इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, और उसको अलग अलग मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों इसको दोबारा से ब्लड में डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है, ताकि जो ब्लड है इस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के पास लेकर आए। तो जब लंग्स के पास से कार्बन डाइऑक्साइड है तो लंग्स इसे जो है वो क्या करें, माहौल से बाहर निकाल दें। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ पे जो है वो इंटरनल रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से मुराद बच्चों ये है कि माहौल से ऑक्सीजन को लेना और बच्चों माहौल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डाल देना, इसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन है ठीक है ये क्या करती है बच्चों, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है सेलुलर रेस्पिरेशन को। बच्चों रेस्पिरेशन की जो है वो थर्ड कैटेगरी आप समझ लें, सेलुलर रेस्पिरेशन है। ठीक है, लेकिन जब हम रेस्पिरेशन के ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन जो है वो टाइप्स पढ़ते हैं तो इसकी 2 ब्रॉडर टाइप्स हैं, लेकिन इसकी आप एक थर्ड कैटेगरी समझ लें, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसकी जो तफसीलात हैं वो चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो है वो हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, इसके 4 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इनकी जो तफसीलात हैं हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ चुके हैं बच्चों। वहां पर इस रिएक्शन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, और फिर इसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अब बच्चों जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ठीक है, आगे मजीद 2 तरह की होती है। अगर यही सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, जिससे मैंने आपको ये रिएक्शन बताया, तो ये क्या है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो जो रिएक्शन है असल में एरोबिक रेस्पिरेशन की एग्जांपल है। और बच्चों अगर ये जो ग्लूकोज है इसको तोड़ने के लिए जो ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो ग्लूकोज को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ा जाता है। ठीक है, और ग्लूकोज को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में तोड़ने का जो अमल है इसको हम नाम देते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन को बच्चों हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसके आगे से बच्चों 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बच्चों अब इसकी जो तफसीलात हैं ये हम जो है वो चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ चुके हैं। बच्चों हमारा जो मेन फोकस होगा हमारे इस बुक के अंदर, ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, इसमें वो होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर ब्रीथिंग के ऊपर। यहाँ पे बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको देना मकसद था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रॉडली बेहतर अंदाज से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको जो है वो लाजमी नोट डाउन कर लें। अब बच्चों एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन है आपकी बुक के अंदर गिवन है, आपकी बुक के अंदर जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा हुआ है वहां पे इसकी डेफिनेशन और साथ एक हेडिंग आप एक्स्ट्रा दे देंगे, नोट। ये 2 चीजें आपने करनी है। ठीक है, इसको आप अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें। इसके अलावा जो लाइंस लिखी हुई हैं वो आप लोगों ने याद नहीं करनी। ठीक है, बच्चों यहाँ पे देखें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की सबसे पहले डेफिनेशन है, द टर्म एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है, माहौल से ऑक्सीजन को लेना एंड डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब होता है फेंक देना। ठीक है, जिस तरह जो हमारे पास कोई भी वेस्ट मटेरियल पड़ा है, ठीक है, क्लास के अंदर बैठे हुए कचरा पड़ा हुआ, टीचर आपको कहता है डिस्पोज द वेस्ट, वो जो कचरा पड़ा हुआ है उसको आप डिस्पोज कर दें, उसको फेंक दें, जाया कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्पोजल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए
जो है लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है, इसका मतलब ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक नुकसानदेह चीज है, एक वेस्ट चीज है, उसको क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है माहौल के अंदर। तो ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है बच्चों, इस्तेमाल होता है कब, जब माहौल से ऑक्सीजन को लेना होता है, अपटेक करना होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्पोज करना होता है कहां पर, इन्वायरमेंट के अंदर, एट द बॉडी सिस्टम लेवल। बॉडी सिस्टम लेवल से मुराद ये है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऊपर, ठीक है। अब बच्चों ये जो डेफिनेशन है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ गई होगी। बहुत आसान डेफिनेशन है कि वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्पोज कर दिया जाता है एनवायरनमेंट में, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऊपर या बॉडी सिस्टम लेवल के ऊपर, इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब बच्चों एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया था ब्रीथिंग भी कहते हैं, इसमें ब्रीथिंग शामिल है, सांस लेना, और ना सिर्फ बच्चों सांस लेना शामिल है बल्कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द कैपिलरीज। इसके अंदर दो चीजें शामिल हैं, एक जो आप नोज के जरिए सांस लेते हैं, और दूसरा जब वो हवा जो है वो आपके लंग्स में जाती है, तो वो हवा जिसके अंदर काफी सारी गैसेस मौजूद हैं, उन गैसेस से सिर्फ ऑक्सीजन का आपकी ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाना और ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स के अंदर आना, ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, और किसके दरमियान एक्सचेंज हो रहा है, लंग्स के दरमियान और कैपिलरीज के दरमियान, इसके अंदर ये दोनों चीजें जो हैं ये शामिल हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो आप नोज के जरिए सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर लेते हैं, इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन जो है, अब बच्चों ध्यान में रखें कि हमारी नोज के आगे कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, हमारी जो एटमॉस्फेयर अगर आप यहाँ पे देखें तो तकरीबन जो है वो 79% के करीब नाइट्रोजन मौजूद है, 21% के करीब जो है ऑक्सीजन मौजूद है, और 1% से भी कम जो है वो लेस देन 1% जो है बच्चों, ठीक है, वो बाकी गैसेस मौजूद होती हैं, ठीक है, तो आपने इसको जहन में रखना है। अब बच्चों जब हम सांस लेते हैं तो ये सारी गैसेस जो हैं वो सांस के जरिए हमारे लंग्स में जाती हैं, लेकिन ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनके अंदर ये जो ठीक है जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं बच्चों, इनके अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन को लेता है, बाकी गैसेस को नहीं लेता, ठीक है, तो सिर्फ ऑक्सीजन को जो है वो ले लिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर जो है वो डाल दिया जाता है, ठीक है, लंग्स के अंदर। और बच्चों फिर जब ये जो सांस है हम बाहर निकालते हैं, तो जिस तरह बाकी गैसेस दाखिल हुई थी उसी तरह बाकी गैसेस बाहर निकल जाती हैं। फर्क ये आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी इजाफी मिकदार उसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। तो बच्चों होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। कैपिलरीज का मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि हमारे खून के अंदर जो है वो 3 तरह की नालियां होती हैं, एक को हम कहते हैं आर्टरीज, एक को हम कहते हैं वेन्स, एक को हम कहते हैं कैपिलरीज। वो नालियां बच्चों जो कि खून को दिल से दूर लेकर जाती हैं उनको हम आर्टरीज कहते हैं, वो नालियां जो कि खून को दिल की तरफ लेकर आती हैं उनको हम वेन्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, वेन्स। जिस तरह हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हेपाटिक पोर्टल वेन देखा था, हेपाटिक वेन देखी थी, ठीक है। और उसके बाद बच्चों जो कैपिलरीज हैं ये बहुत बारीक नालियां होती हैं जो कि गैसों का और मटेरियल्स के तबादले का काम करते हैं, एक्सचेंज का काम करते हैं, ठीक है। और ये कैपिलरीज क्या करती हैं, ये आर्टरीज और वेन्स को आपस में मिलाती हैं। अब किस तरह से मिलाती हैं इसकी जो डिटेल्स हैं वो हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर तफसील से देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेलुलर रेस्पिरेशन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि इंटरनल रेस्पिरेशन बच्चों क्या करता है, जगह कि सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ताकि वो सेलुलर रेस्पिरेशन करवा सके। उसके 4 स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस है, उसके बाद बच्चों पाराविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है, उसके बाद बच्चों क्रेब्स साइकिल है, एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये जो फ्लो चार्ट है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा, ड्रॉ कर लिया होगा। अब बच्चों बारी आती है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को उर्दू में हम इंसानी निज़ाम तनफ़ुस, इंसानी सांस लेने का निज़ाम कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये असल में जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि कई सारे ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है। यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन भी कुछ यूं ही है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है, डेट कैरी आउट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को कैरी आउट करते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को करवाते हैं। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है क्या, आगे उसने देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड डिस्पोजल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक देना माहौल के अंदर, ठीक है, कहां पर, एट द बॉडी सिस्टम लेवल, ठीक है। तो आपने इस चीज को जो है वो ज़हन में रखना है, बहुत आसान है। अब बच्चों इसके अंदर जो मेन ऑर्गन्स है वो क्या है, द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर लंग्स। बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो है जो सबसे मेन ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं, वो लंग्स हैं, जो कि सूटेबल रेस्पिरेटरी सरफेस फराहम करते हैं गैसियस एक्सचेंज। बच्चों गैसों के तबादले के लिए जो जगह होती है उसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं, वो जगह जहां पर गैसों का तबादला होता है, जिसके आर पार गैसेस मूव करती हैं, ठीक है, उस जगह को हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर अगर आप इंसान के अंदर बात करें तो इंसान के अंदर ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ये लंग्स के अंदर मौजूद होती है। कहां पे मौजूद होती है बच्चों, लंग्स के अंदर मौजूद होती है। और उस रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एल्वियोलाई। क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है, एल्वियोलाई, ठीक है। तो आपने इस चीज को जो है वो ज़हन में रखना है, हम इसको जो है वो आगे
डिटेल यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए इसकी जो है वो एग्जांपल भी लिखी हुई है रेस्पिरेटरी सरफेस की, और साथ डेफिनेशन भी लिखी हुई है। तो बच्चे यहाँ पे देखें व्हाट इज रेस्पिरेटरी सरफेस। तो रेस्पिरेटरी सरफेस की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। रेस्पिरेटरी सरफेस है क्या, तो आइए हम इसके डेफिनेशन को रीड करते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस मींस, रेस्पिरेटरी सरफेस का मतलब है द एरिया, वो जगह वेयर एक्चुअल गैस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द ब्लड, जहां पर असल में माहौल और खून के दरमियान गैसों का तबादला होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या बच्चों, असल में वो जगह है जहां पर असल में रियल के अंदर जो है वो एनवायरनमेंट और ब्लड के दरमियान जो है वो गैसेस एक्सचेंज जो है वो हो रहा होता है, उस जगह को हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। बच्चों आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इससे अगली लाइन जो लिखी हुई है आप उसकी जगह पे सिंपल एग्जांपल की हेडिंग देखकर एल्वोलाई ऑफ लंग्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमंस, ये आप एग्जांपल दे दें तो आप लोगों की डेफिनेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल आपने याद करनी है। बच्चों इसके डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो गैसेस एक्सचेंज है ये डिफ्यूजन के जरिए होता है। किसके जरिए होता है बच्चों, डिफ्यूजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। डिफ्यूजन क्या होती है बच्चों, इसको हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़कर आए हैं। डिफ्यूजन में बच्चों होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन के हवाले से एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें किसी भी किस्म की कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। देयर इज नो यूजेज ऑफ एनर्जी इन डिफ्यूजन। तो बच्चों जो रेस्पिरेटरी सरफेस के अक्रॉस ये जो गैसों का तबादला हो रहा होता है ये विदाउट एनी यूज ऑफ एटीपी, बगैर किसी एटीपी के इस्तेमाल के हो रहा होता है। गैसेस खुद ब खुद हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखें ये मैंने आप लोगों के लिए जो है एल्वोलाई का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। बच्चों ये आप देख सकते हैं थैलिनोमा स्ट्रक्चर है, ये एल्वोलाई है। एल्वोलाई के गिर्द बच्चों यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये क्या मौजूद है बच्चों, ठीक है, दिस इज अ कैपलरी। कैपलरी के अंदर बच्चों यहाँ पे देखिए जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर ऐसा ब्लड है जिसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन का लेवल कम है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि ये जो आप ये समझिए जो नाली आपको नजर आ रही है ना इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हरगिज मतलब ये नहीं होगा कि इसके अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं। आपने ये कहना है कि इसके अंदर ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो ज्यादा है। अब उससे यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर निकाला जाता है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस थैली के अंदर आ रही है। अब उससे यहाँ पे जब ये जो रेड कलर की आपको नाली नजर आ रही है इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर ये जो ब्लड है इसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इससे पीछे वाला ब्लड बच्चों क्या था, डीऑक्सीजनेटेड, और ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और यहाँ पे क्या हुआ, गैसेस एक्सचेंज हो गया। तो ये जो एल्वोलाई है जहां पर असल में माहौल और खून के दरमियान गैसों का तबादला होता है इसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। ठीक है, अब जो रेस्पिरेटरी सरफेस जहां पर हो रहा होता है, ठीक है, जहां पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है बच्चों उसकी कुछ खसूसियात हैं। ठीक है, जिस जगह पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर वहां पर ये प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी तो वहां पर बेहतर तौर पर गैसेस एक्सचेंज होगा। अगर वहां पर ये प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं होंगी तो गैसेस एक्सचेंज कभी भी बेहतर अंदाज से नहीं हो सकता। तो आपने इन पॉइंट्स को जहन में रखना है। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अनेबल रेस्पिरेटरी सर्फेसेज फॉर द इफेक्टिव डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस देम। ये जो दर्जल खसूसियात हैं ये रेस्पिरेटरी सर्फेस को इस काबिल बनाती हैं कि वो अपने आर पार मौसर तौर पर गैसों का तबादला डिफ्यूजन के जरिए कर सकें। ठीक है बच्चों, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है मॉइस्ट एंड परमिएबल। आप इसकी हेडिंग देंगे बच्चों जो गैसीय ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ये मॉइस्ट होनी चाहिए। मॉइस्ट का मतलब यहाँ पे नमी मौजूद होनी चाहिए। और दूसरा बच्चा क्या है, ये परमिएबल। परमिएबल का मतलब ये है कि ये ऐसी होनी चाहिए कि इसके अंदर से गैशियस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गुजर सकें। ठीक है, इसके अंदर से गैशियस मॉलिक्यूल्स क्या कर सके, गुजर सके। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में, इसके अंदर जो सेल्स हैं वो आपस में इतने टाइटली पैक्ड हों कि यहां से जो है वो किसी भी किस्म का कोई भी गैस का मॉलिक्यूल जो है वो गुजर ना सके। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों अब देखें ये जो एल्वोलाई आपको नजर आ रहे हैं बच्चों यहाँ पे जो है वो मॉइस्ट जो है वो कैसे मौजूद होती है। यहाँ पे देखें बच्चों जो एल्वोलाई के सेल्स हैं, दीज आर एपिथेलियल सेल्स। ये क्या है बच्चों, एपिथेलियल सेल्स हैं। तो बच्चों ये अपने बाहर जो है वो म्यूकस की एक मोटी तय जो है वो खारिज करते हैं। ठीक है, अब बच्चों जो म्यूकस है ना इसके अंदर क्या मौजूद होता है बच्चों, इस म्यूकस के अंदर जो है वो एक तो वाटर मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है बच्चों, वाटर। वाटर के अलावा बच्चों यहाँ पर मौजूद होता है ग्लाइकोप्रोटीन, उसे म्यूसिन कहते हैं। और इसके अलावा बच्चों एक दो चीजें और मौजूद होती हैं लेकिन मेजर ये चीजें आपने इनको याद रखना है, वाटर मौजूद होता है और म्यूसिन मौजूद होता है। अब बच्चों वाटर के यहाँ पर मौजूद होने की वजह से ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ये मॉइस्ट रहती है। क्या रहती है बच्चों, मॉइस्ट रहती है। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर सेल्स के दरमियान जो है बच्चों, ठीक है, कुछ माइनर स्पेसेस होती हैं। ठीक है, और सेल्स के अंदर से जो है वो गैसियस एक्सचेंज जो है वो इजीली हो सकता है। तो हम कहते हैं कि जो एल्वोलाई की दीवारें हैं ये परमिएबल हैं। ठीक है,
तो बच्चों जहां जिस सरफेस के क्रॉस जो है गैसेस एक्सचेंज होना है वो मॉइस्ट होनी चाहिए और परमेबल होनी चाहिए, ताकि जो गैसेस हैं बच्चों में पास थ्रू इट वो से गुजर सके। इस अगली प्रॉपर्टी देखें बच्चों, थिन सरफेस। जिस सरफेस के क्रॉस गैसेस एक्सचेंज होना है वो बारीक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? बारीक होनी चाहिए, ताकि गैसेस को कम से कम फासला तय करना पड़े। ठीक है, बहुत आसान है। इट इज थिन, ये बारीक होनी चाहिए, सो दैट द गैसेस हैव टू ट्रैवल मिनिमम डिस्टेंस, ताकि जो गैसेस हैं उनको कम से कम फासला तय करना पड़े। अगर बच्चों वो सरफेस मोटी होगी तो हो सकता है कि गैसेस एक्सचेंज इतना बेहतर तौर पर ना हो सके, गैसेस जो है उस मोटी लेयर को जो है वो पार ही ना कर सके। तो रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो लाजमी तौर पर थिन होनी चाहिए, ताकि एफिशिएंट जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। इसके बाद बच्चों जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है ब्लड सप्लाई। बच्चों जाहिर सी बात है, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होनी है वहां पर ब्लड होना चाहिए। जब ब्लड होगा तो ही गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल होगा ना। अगर बच्चों ब्लड ही नहीं होगा तो गैसों का तबादला किसके दरमियान होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप इमेजिन करेंगे सिर्फ एल्वोलाई हैं, ब्लड है ही नहीं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके? बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ब्लड की सप्लाई जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इट हैज अ ब्लड सप्लाई, यहाँ पर एक ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए, सो दैट द गैसेस कैन डिफ्यूज इन, ताकि वो जो गैसेस हैं वो अंदर की तरफ डिफ्यूज कर सकें। डिफ्यूज का मतलब ये है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सके, एंड आउट ऑफ द ब्लड वो डिफ्यूज आउट कर सके। मतलब जो ब्लड है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का जो हायर लेवल है वहां से जो एल्वोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लोअर लेवल है वहां पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकें। इसके बाद बच्चों जो चौथा पॉइंट है वो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। बच्चों ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, ठीक है, उसके पास जो है वो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल सपोर्ट का क्या मतलब है बच्चों? वो जो उसका स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको शेप को मेंटेन करने के लिए इसके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जो कि इसको सहारा फराहम करें। ऐसा ना हो कि जैसे इसके अंदर से जो है हवा बाहर निकले और ये जो एल्वोलाई है ये इस तरह से क्या कर जाए बच्चों, कोलैप्स कर जाए। ठीक है, जिस तरह से आप इमेजिन करें कि आप गुब्बारे के अंदर आपने हवा भरी हुई है ना, आप उसको एक एल्वोलाई कंसिडर करें, तो जैसे आप उसको हवा को बाहर निकाल दें, ठीक है, गुब्बारे के अंदर से, तो हवा जिस तरह गुब्बारा जो है वो आपस में चिपक जाता है, ठीक है, सुकड़ जाता है, इसी तरह जो है ये एल्वोलाई भी आपस में क्या हो जाए, सुकड़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेस्पिरेटरी सरफेस के पास अपनी शेप को मेंटेन करने के लिए स्ट्रक्चर्स मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो इसके पास बच्चों स्ट्रक्चरल सपोर्ट होनी चाहिए, सो दैट इट रिमेन्स ओपन, ताकि खुली रहे एंड डज नॉट कोलैप्स, और कोलैप्स ना करे। कोलैप्स का मतलब ये, जिस तरह गुब्बारे के अंदर से हवा जब निकल जाती है वो किस तरह से जो है वो उसकी शेप चेंज हो जाती है और वो सुकड़ जाता है, चिपक जाता है, इस तरह उसकी शेप, इस तरह वो जो कोलैप्स है रेस्पिरेटरी सरफेस वो नहीं करनी चाहिए। इसके बाद बच्चों देखें, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, बहुत आसान है, लोकेटेड इंटरनली। बच्चों जो रेस्पिरेटरी सरफेस है बॉडी के बाहर मौजूद नहीं होनी चाहिए, बॉडी के अंदर मौजूद होनी चाहिए। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि अगर बॉडी के बाहर मौजूद होगी तो उसके अंदर जो मॉइस्चर है, जो लिक्विड है, वो इवेपोरेट हो जाएगा, और जब इवेपोरेट हो जाएगा तो बच्चों वहां पर लिक्विड के गैर मौजूदगी की वजह से, वाटर की गैर मौजूदगी की वजह से कभी भी गैसेस एक्सचेंज मौसर तौर पर नहीं हो सकता। गैसों के तबादले के लिए वाटर की मौजूदगी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इट इज लोकेटेड इंटरनली, ये जिस्म के अंदर मौजूद होना चाहिए, सो दैट इट्स मॉइस्ट सरफेस डज नॉट लूज वाटर, ताकि जो उसकी नमी वाली सरफेस है वहां से पानी ना निकले टू द एटमॉस्फेयर, माहौल के अंदर, ठीक है, या फजा के अंदर। अब बच्चों अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब बच्चों होता है कि हवा का गुजर। बच्चों वेंटिलेशन का जो यहाँ पे मतलब समझें कि हवा का इस तरह से गुजर हो कि हवा आ भी सके और हवा बाहर जा भी सके। ठीक है, इसे हम कहते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का क्या मतलब होता है? जो वेंटिलेशन का मतलब होता है कि हवा का आना और फिर हवा का बाहर जाना, इसे हम वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो एयर वेंटिलेट्स ओवर इट, जो हवा है बच्चों वो रेस्पिरेटरी सरफेस से वेंटिलेट कर सके। वेंटिलेट का मतलब हवा यहाँ पे आ भी सके और यहाँ से बाहर भी जा सके, मूव टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम इट, वो इसकी तरफ भी आ सके और इससे दूर भी जा सके। वेंटिलेशन की हम डेफिनेशन जो है वो आगे देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी है ब्रांच ट्यूब्यूलर पाथवे। ठीक है बच्चों, जो हवा है वो रेस्पिरेटरी सरफेस तक जो है वो पहुंचनी चाहिए आफ्टर पासिंग अ ब्रांच ट्यूब्यूलर पाथवे। बच्चों ट्यूब्यूलर वे का क्या मतलब है? ट्यूब्यूलर वे का मतलब एक ऐसा रास्ता जो कि ट्यूब्स पर मुश्तमिल हो, उसे हम ट्यूब्यूलर वे कहते हैं। ठीक है, और ब्रांच का क्या मतलब है बच्चों? ब्रांच कहते हैं शाखों को। मिसाल के तौर पर ये एक ट्यूब्यूलर वे है बच्चों, ये आगे से इस तरह से दो पाथवे में तकसीम हो गया, ये बच्चों आगे से मजीद दो छोटे छोटे रास्तों के अंदर तकसीम हो गया, इस तरह ये आगे से मजीद इसकी डिवीजन हो रही हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें लंग्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर बच्चों ये जो आपको मेन सांस की नाली नजर आ रही है, ये आगे छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर जो है वो डिवाइड होती जाती है, और हर ब्रांच जो है बच्चों वो ट्यूब पर मुश्तमिल है। तो ये जो सारा नेटवर्क है इसको हम ब्रांच ट्यूब्यूलर पाथवे कह देते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये जो हवा है ये ब्रांच ट्यूब्यूलर पाथवे पर मुश्तमिल होनी चाहिए, ताकि बच्चों जब जो है वो एयर के मॉलिक्यूल्स इनसे गुजरें
तो इन ब्रांच ट्यूब्यूल्स के अंदर जो म्यूकस मौजूद है, उस म्यूकस के अंदर जो वाटर मौजूद है, तो जाहिर सी बात है जब हवा गुजरेगी, ठीक है, तो म्यूकस के अंदर मौजूद जो वाटर है वो कुछ इवेपोरेट होगा। जब इवेपोरेट होगा तो इस एयर के अंदर जो है वाटर वेपर्स जो हैं वो इंट्रैप हो जाएंगे, वाटर वेपर्स आ जाएंगे। तो जब ये एयर बच्चों रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुंचेगी तो वहां तक पहुंचने तक इस एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं वो कसीर मिकदार के अंदर मौजूद होंगे। और जब वाटर वेपर्स कसीर मिकदार के अंदर मौजूद होंगे तो हम कहेंगे जो एयर है ये वाटर वेपर से सेचुरेट हो चुकी है, वाटर वेपर से भर चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बच्चों, एयर रीचेस टू इट आफ्टर पासिंग अ ब्रांच ट्यूबुलर वे। जो हवा है वो रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुंचनी चाहिए एक ब्रांच ट्यूबुलर वे के जरिए, एक ब्रांच ट्यूबुलर वे से गुजरने के बाद, सो दैट एयर बिकम सैचुरेटेड विद वाटर वेपर्स बिफोर रीचिंग इट, ताकि हवा जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुंचने से पहले, ठीक है, वाटर वेपर से क्या हो चुकी हो, मुकम्मल तौर पर भर चुकी हो। ठीक है, और बच्चों वाटर वेपर्स क्यों जरूरी है? क्योंकि वाटर वेपर्स की मौजूदगी में ही गैसेस एक्सचेंज हो गए। जो गैसेस है ना, ऑक्सीजन ने फर्ज करें अगर ब्लड के अंदर जाना है तो ऑक्सीजन पहले म्यूकस के अंदर मौजूद जो वाटर है उसके अंदर डिसॉल्व होगी, और फिर डिसॉल्व होने के बाद बच्चों वो ऑक्सीजन मूव करेगी और फिर ब्लड के अंदर दाखिल होगी। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, ठीक है, उसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो भी इसी तरह से होगी। तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज थी रेस्पिरेटरी सरफेस की, आपने इनको अच्छी तरह से समझना है, याद करना है। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है, और वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।